हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूगोल विषय पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भूगोल विषय के साथ कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन सामग्री अत्यंत उपयोगी है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित जो संभावित प्रश्न बनते हैं और जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो पहला कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया के विश्व वितरण की रूपरेखा प्रस्तुत करें। तीसरा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के संदर्भ में विश्व की ज्वालामुखी क्रियाओं की विवेचना या व्याख्या प्रस्तुत करें। चौथा, ज्वालामुखी उद्गार के प्रकारों की विवेचना करें। पांचवा, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना करें। और छठा, भारत में ज्वालामुखी क्रियाएं। इनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्रथम 3 प्रश्नों को ही देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के विश्व वितरण की रूपरेखा, और तीसरा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में ज्वालामुखी क्रियाओं की विवेचना। शेष जो 3 प्रश्न हैं, ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ और भारत में ज्वालामुखी क्रियाएं, इसे हम लोग दूसरे वीडियो में ज्वालामुखी क्रिया भाग 2 में देखेंगे। क्योंकि यह विषय काफ़ी बड़ा है, इसलिए प्रस्तुत वीडियो में हम प्रथम 3 प्रश्नों के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है, तो इस बात से आप पूरी तरह परिचित हैं। एक सामान्य परिभाषा के अनुसार एक ऐसी क्रिया जिसमें एक छिद्र या विवर अथवा एक दरार से, जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित ऊपरी मेंटल से होता है, अपर मेंटल से होता है, तप्त लावा, जलवाष्प एवं विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलकण, राख, चट्टानी टुकड़े आदि का धरातलीय सतह पर आगमन होता है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो ज्वालामुखी क्रिया की यह एक सामान्य परिभाषा है कि एक छिद्र, द्रोणी या विवर से अथवा धरातल पर या महासागरों में एक दरार से, जब धरती के अंतरतम भाग अर्थात अपर मेंटल से तप्त लावा, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलकण, राख, चट्टानी टुकड़े जो धरातल पर प्रकट होते हैं, उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप इसे समझें कि यह एक विवर है, छिद्र है, जिसका संपर्क पृथ्वी के अपर मेंटल से है, और यहाँ से जब तप्त लावा, विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प धरातलीय सतह पर जब प्रकट होते हैं तो यह ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार एक दरार के माध्यम से जब धरातलीय सतह पर या फिर महासागरों में जब एक दरार बनता है तो इस दरार का संबंध भी पृथ्वी के अंतरतम अर्थात अपर मेंटल से उसका संपर्क रहता है, और वहाँ से तप्त लावा, मैग्मा, धूलकण, ये सब धरातलीय सतह पर बाहर निकलते हैं। तो यह क्रिया ज्वालामुखी क्रिया कही जाती है। आगे बढ़ें। अब इस ज्वालामुखी क्रिया में जो पदार्थ धरातल पर प्रकट होते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इन निश्चित पदार्थों में सर्वाधिक भाग जलवाष्प का होता है। यह आप जान लें, यह 60% से लेकर के 90% तक का होता है। और यह जलवाष्प जो है वह बाह्य जल स्रोतों से जल के रिसकर अंदर जाने तथा इसके अत्यधिक ताप के कारण बाष्पित होने से निर्मित होता है।
इससे आप परिचित हैं। इसी प्रकार इस क्रम में विभिन्न प्रकार की गैसें भी बाहर निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज भी इस प्रक्रिया में बाहर निकलते हैं। इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं, जिसे ज्वालामुखी बम, लैपली, राख, टेकरा आदि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है या पदार्थ है, वह पिघलता हुआ एक तरल पदार्थ निकलता है, जिसे मैग्मा तथा लावा कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी क्रिया के तहत निकलने वाले, धरातल पर प्रकट होने वाले ये पदार्थ हैं। यहाँ आप मैग्मा और लावा में अंतर को समझ लें कि पिघलता हुआ पदार्थ जब धरातल के अंदर होता है तो यह मैग्मा कहलाता है, तथा धरातल पर प्रकट होने के पश्चात इसे लावा कहते हैं। और जो दूसरा मुख्य अंतर यह जान लें आप कि रासायनिक दृष्टिकोण से भी लावा मैग्मा से भिन्न होता है, क्योंकि धरातल पर प्रकट होने के क्रम में मैग्मा से कुछ वाष्पशील घटक वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं, या फिर ये जो मैग्मा है वह अन्य तत्वों से प्रतिक्रिया करके थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार मैग्मा और लावा एक दूसरे से भिन्न होता है। इस तथ्य से भी आप पूर्णतः परिचित होंगे कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, अर्थात इससे इरप्शन, उद्गार जो है सो हमेशा निकलता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जो एक बार सक्रिय होते हैं और काफ़ी दिनों तक उनसे कोई इरप्शन नहीं होता है, लेकिन एकाएक पुनः उसमें इरप्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो हैं वो प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो कहे जाते हैं। और तीसरा प्रकार जो होता है ज्वालामुखी का, वह होता है मृत ज्वालामुखी, अर्थात एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अर्थात इसमें कभी उद्गार होता था पहले, लेकिन वर्तमान में उसमें इरप्शन का कोई लक्षण नज़र नहीं आता है। तो इस प्रकार इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के विश्व वितरण पर नज़र डालते हैं। तो संपूर्ण विश्व में 3 प्रमुख मेखलाओं में ज्वालामुखी क्रिया का वितरण है, इसे आप समझ लें। पहला जो मेखला है वह परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहलाता है, अर्थात सरकम पैसिफिक बेल्ट और रिंग। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी सक्रिय रूप में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दूसरा मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला, अर्थात मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और तीसरा मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक, मिड अटलांटिक बेल्ट और रिज। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ये तीनों मेखलाएं प्लेट के किनारों के सहारे पाई जाती हैं, इसे आप समझ लें। लेकिन कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं महाद्वीपीय अथवा महासागरीय प्लेटों के बीच में भी पाई जाती हैं, जिनका संबंध प्लेट के किनारों से नहीं होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी अंतर प्लेट ज्वालामुखी कहे जाते हैं, अर्थात इंटर प्लेट वोल्केनो। तो ये इंटर प्लेट वोल्केनो होते हैं, उनका प्लेटों के किनारों से कोई संबंध नहीं होता है। तो आइए इन्हें समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिप्रशांत महासागरीय मेखला पर चर्चा करेंगे, सरकम पैसिफिक बेल्ट और रिंग ऑफ फायर। तो सबसे पहले इसका विस्तार हम देख लें। तो यह जो पेटी है या मेखला है वह अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से प्रारंभ होती है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत को सम्मिलित करती हुई अलास्का तक पहुंचती है। पुनः यहाँ से एशिया के पूर्वी तटीय भाग के सहारे
जापान द्वीप समूह तथा फिलीपींस द्वीप को सम्मिलित करते हुए पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचकर मध्य महाद्वीपीय मेखला से मिल जाती है। तो यह परिप्रशांत महासागरीय मेखला का विस्तार है। इस मेखला में अधिकांश ज्वालामुखी पेटी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे अल्यूशियन, जापान द्वीप समूह तथा हवाई लैंड के ज्वालामुखी, ये सभी श्रेणी के रूप में पाए जाते हैं। इस मेखला में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, यूएसए का शास्ता रेनियर, फिलीपींस का मेयान। तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं जो परिप्रशांत महासागरीय मेखला में पाए जाते हैं। इसे आप इस चित्र के माध्यम से समझें कि अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से यह मेखला प्रारंभ होती हुई दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी तट के सहारे होते हुए उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई अलास्का तक पहुंचती है। वहां से ये जापान द्वीप समूह के साथ होते हुए फिलीपींस द्वीप पहुंचती है और यह मध्य महाद्वीपीय मेखला के साथ मिल जाती है। आगे बढ़ें। अब हम लोग मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला पर चर्चा करते हैं। तो इसका विस्तार सबसे पहले देखें। यह मेखला आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होती है। यह आइसलैंड जो है मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग में स्थित है, जैसा कि आपको पता है। और आइसलैंड में हेकला पर्वत पाया जाता है और यहाँ से मध्य महाद्वीपीय मेखला की शुरुआत होती है। यहाँ से यह प्रारंभ होकर स्कॉटलैंड, कनारी द्वीप पहुँचती है। यहाँ से यह स्पेन, इटली, काकेशिया तथा हिमालय पर्वत के सहारे म्यांमार तक जाती है। पुनः म्यांमार से यह दक्षिण मुड़कर पूर्वी द्वीप समूह में प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। इस मेखला में मुख्य रूप से यूरोप की जो अल्पाइन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करती है यह। और भूमध्य सागरीय मेखला को भी भूमध्य सागरीय मेखला में, अर्थात भूमध्य सागर में भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, वह भी मध्य महाद्वीपीय मेखला में ही मानी जाती है। तो भूमध्य सागरीय मेखला को भी इसी मेखला में माना जाता है, मध्य महाद्वीपीय मेखला में। अब हम लोग मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक मेखला, इस पर एक नज़र डालें। तो इसमें मध्य अटलांटिक कटक के सहारे पाई जाने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अटलांटिक महासागर में इस आकार का महासागरीय कटक पाया जाता है, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के दृष्टिकोण से एक सक्रिय स्थल है, भाग है। तो मध्य अटलांटिक कटक पर जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है वे रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख पर्वत हैं वह संत पाउल, रॉक, ट्रस्टिन डी कुन्हा, कूजे अजोर्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसे हम लोग इस मैप पर इस प्रकार देख सकते हैं। ये मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो ज्वालामुखी क्रियाएं जो पाई जाती हैं अटलांटिक महासागर में, उसको इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं मैप पर। और हेकला पर्वत से ये मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है वह प्रारंभ होती है। इसी में भूमध्य सागरीय पेटी भी शामिल है। और यह हिमालय पर्वतमाला का जो है सो अनुसरण करती हुई बर्मा तक पहुंचती है। पुनः वहां से दक्षिण मुड़ करके पूर्वी द्वीप समूह में आकर के परिप्रशांत मेखला से यह मिल जाती है। आगे बढ़ें। अब हम लोग विश्व की ज्वालामुखी क्रियाओं को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1960 के दशक में हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत के आधार पर विश्व की ज्वालामुखी क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर मैं एक अध्ययन सामग्री पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेटों के संचलन का कारण क्या है, प्लेटों के किनारों की विशिष्टताएं क्या है
और प्लेट विवर्तनिकी तथा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर पर्वतों के निर्माण की व्याख्या इस वीडियो में की गई है, जिसका लिंक ये है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके सहूलियत के लिए दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन 1960 के दशक में हैरी हेस के द्वारा किया गया था, इसके अनुसार मान्यता यह है कि भूतल का ऊपरी भाग, जिसमें भूपर्पटी अर्थात अर्थ क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल अपर मेंटल शामिल है, यह दृढ़ स्थल खंडों का बना हुआ है। इसे प्लेट कहा गया है। इस प्लेट की औसत मोटाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष तथा पृथ्वी की परिभ्रमण अक्ष रेखा के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्गों में गतिशील रहते हैं। इस क्रम में सारी विवर्तनिकी घटनाएं जो होती हैं, टेक्टोनिक्स जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं, यह सभी जो है सो प्लेटों के किनारों पर संपन्न होती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। विशेषताओं के आधार पर जो ये प्लेटें होती हैं, उनके किनारों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दूसरा विनाशात्मक किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और तीसरा संरक्षी किनारा अर्थात कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। अब आप यह समझें कि विश्व की कुल ज्वालामुखी क्रिया का यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप ध्यान से देखें कि विश्व की कुल ज्वालामुखी क्रिया का लगभग 15% भाग रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे पाया जाता है। तो रचनात्मक प्लेट किनारे उन्हें कहते हैं कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचरण करते हैं, तो 15% ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं वह रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे संपन्न होती हैं, अर्थात 2 प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरकने से। इसी प्रकार लगभग 80% जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वह विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे संपन्न होती हैं, अर्थात जब प्लेटें एक दूसरे की ओर संचरण करती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, तो ऐसे प्लेट किनारों को विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। तो यहाँ 80%, विश्व की 80% ज्वालामुखी क्रियाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे संपन्न होती हैं, और शेष 5% ज्वालामुखी क्रियाएं जो हैं वह प्लेट के बीच के स्थानों पर होती हैं। इनका प्लेट के किनारों से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात इन्हें इंटरप्लेट वोल्केनो कहा जाता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग रचनात्मक प्लेट किनारों के साथ होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं को देखते हैं। तो ऐसी ज्वालामुखी क्रियाएं मुख्यतः मध्य महासागरीय कटकों के सहारे होती हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा एस आकार का महासागरीय कटक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महासागरीय भागों में भी कटक पाए जाते हैं। तो रचनात्मक प्लेट किनारों के साथ जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है वह मुख्य रूप से मध्य महासागरीय कटकों के सहारे ही होती हैं। इसे आप ध्यान से समझ लें। तो जैसा कि आपको पता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरकते हैं, तो उनके अनुगामी किनारों के सहारे धरातल के नीचे स्थित ऊपरी मेंटल पर दबाव कम हो जाता है, जिससे यह पिघलने लगता है। यह मेंटल से उठने वाली संवहन तरंगों के द्वारा यह जो पिघला हुआ पदार्थ है दरारी प्रवाह के रूप में धरातल पर प्रकट होता है, अर्थात फिशर इरप्शन के रूप में। यहाँ आप इस बात को समझें कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई की तरफ पहुँच जाते हैं, तो प्रति 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम भाग में तापमान कितना अधिक हो जाता होगा। लेकिन इस अत्यधिक तापमान के बावजूद जो अपर मेंटल का भाग है,
वह पिघला हुआ नहीं होता है, वह अर्धगलित अवस्था में ही रहता है। इसका कारण यह है कि जो ऊपर से धरातलीय दाब होता है वह उसको पिघलने से रोके रखता है, लेकिन जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरकती हैं तो उनके उस किनारे के सहारे अपर मेंटल पर दबाव में कमी आ जाती है, और जैसे ही दबाव में कमी आती है अपर मेंटल का भाग पिघलने लगता है और यह संवहनीय तरंगों के माध्यम से धरातल पर प्रकट होने लगता है। और जो पिघलता हुआ भाग धरातल पर आता है वह कटकों के अनुगामी किनारों पर जुड़ता चला जाता है, और इस प्रकार जो मुख्य कटक होता है उसके समानांतर कई कटकों का निर्माण होता जाता है। और जैसे जैसे ये प्लेटें सरकती जाती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, वैसे वैसे ये सागर नीतल प्रसरण के कारण मुख्य कटक उससे दूर हटता चला जाता है। आगे बढ़ें। इसे आप इस रूप में देखें, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक रही हैं और इस किनारों के सहारे अपर मेंटल के भाग पर दबाव में कमी आने से यह पिघलने लगता है और संवहनीय तरंगों के माध्यम से यह पिघला हुआ भाग धरातल पर प्रकट होता है, और इन किनारों के सहारे प्लेट के इस अनुगामी किनारों के सहारे दोनों तरफ यह जुड़ता चला जाता है। और जैसे जैसे ये प्लेट आगे सरकते जाते हैं ये जो समानांतर कटक जो बंधनिर्मित हुए रहते हैं वे भी प्लेटों के सहारे एक दूसरे से या मुख्य कटक से दूर सरकते हुए चले जाते हैं। इसे आप विश्व मानचित्र पर इस रूप में देख सकते हैं कि यह मुख्य कटक है और इस मुख्य कटक के सहारे इसके समानांतर कई प्लेटों का निर्माण हुआ रहता है, और प्लेटों के सहारे ये कटक जैसे जैसे ये प्लेटें सरकती हैं ये मुख्य कटक से दूर चलते चले जाते हैं। आगे बढ़ें। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक के सहारे पाई जाने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं को बताया जा सकता है। यहाँ आप यह देखिए कि आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर स्थित है और इसका 0.6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पूरब पश्चिम दिशा में विस्तार हो रहा है आइसलैंड का। इसके अतिरिक्त सक्रिय द्वीप जो होते हैं वह कटक के पास पाए जाते हैं, तथा जो कम सक्रिय या मृत द्वीप होते हैं वे कटक से दूर होते जाते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे ये कटक से दूर होते हैं प्लेटों के संचरण के कारण, वैसे वैसे ये मैग्मा स्रोत स्थल अर्थात जो प्रधान कटक है मुख्य कटक है उससे दूर होते चले जाते हैं, फलतः ये निष्क्रिय होते जाते हैं। जैसे अजोर्स द्वीप जो है वह कटक के दोनों ओर स्थित है, तो इसका लावा 4 मिलियन वर्ष पुराना है, जबकि केप वर्डे द्वीप जो अफ्रीकी तट के पास है इसका लावा 120 मिलियन वर्ष पुराना है। अर्थात केप वर्डे द्वीप कभी प्रधान कटक के पास रहा होगा, लेकिन आज सरकते सरकते वह अफ्रीका के तट के पास पहुंच गया है, तो इसका लावा काफ़ी पुराना है। जबकि ये जो अजोर्स द्वीप है तो अजोर्स द्वीप जो है सो प्रधान जो कटक है मुख्य कटक है मध्य अटलांटिक कटक उसके पास का है, तो इसका लावा अभी नवीन है अर्थात 4 मिलियन वर्ष पुराना है। आगे बढ़ें। इसे आप इस मैप के सहारे समझें कि अजोर्स द्वीप प्रधान कटक के पास है और केप वर्डे द्वीप अफ्रीका तट के पास है जो प्रधान कटक से काफ़ी दूर स्थित है। तो इसलिए इसका लावा 120 मिलियन वर्ष पुराना है, जबकि इसका लावा 2 मिलियन वर्ष पुराना है। आगे बढ़ें। अब हम लोग विनाशात्मक प्लेट किनारों के साथ होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो विनाशात्मक प्लेट किनारे वैसे होते हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर संचरण करती हुई गति करती हुई एक दूसरे से टकराती हैं, तो ऐसे प्लेटों को विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। तो ऐसी ज्वालामुखी क्रियाएं प्लेटों के टकराने से 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम, जब 2 महासागरीय प्लेट आपस में टकराते हैं। दूसरा, जब 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं। तथा तीसरा, जब 1 महासागरीय तथा 1 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से जो ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है उसे हम लोग समझने का प्रयास करें। तो इस क्रम में टकराव के फलस्वरूप महासागरीय भ्रंश का निर्माण होता है। जहाँ प्लेटों का टक्कर होता है वहाँ एक खड्ड बनता है और उस खड्ड के सहारे या भ्रंश के सहारे जो कम घनत्व वाला प्लेट होता है उसके नीचे अधिक घनत्व वाले प्लेट का छेपन होता जाता है। अर्थात अधिक घनत्व वाला प्लेट उस कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे धंसता चला जाता है। इस स्थिति में एक बल लगता है, संस्पर्शीय संविटनात्मक बल, टेंजेंटियल कॉम्प्रेसिव फोर्स। इसके कारण जो कम घनत्व वाला प्लेट है वह ऊपर उठ करके द्वीप चाप के रूप में वह एक संरचना उसमें इस क्रम में निर्मित होती है, द्वीप चाप का निर्माण होता है। और अधिक घनत्व वाला छेपित होता हुआ प्लेट जब 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाता है तब अत्यधिक ताप के कारण, क्योंकि जो महासागरीय भ्रंश बना है और जिसके सहारे अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे की ओर छेपित हो रहा है तो उसके सहारे अपर मेंटल पर दबाव में कमी आ जाती है। तो 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते पहुंचते जब तापमान जहां अधिक होता है तो यह अधिक घनत्व वाला प्लेट पिघलने लगता है तथा महासागरीय खड्ड से या महासागरीय भ्रंश से लगभग 200 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी पर ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जापान द्वीप के साथ होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं को देखा जा सकता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट का जापान द्वीप के पूरब में स्थित प्रशांत महासागरीय प्लेट के नीचे छेपन होता है। तो अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं वह जापान द्वीप के पश्चिमी किनारे के साथ होती हैं, क्योंकि पूर्वी भाग महासागरीय खड्ड के करीब है। इसे हम अगले ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। इसे आप देखें कि यहाँ पर अधिक घनत्व वाला ये प्लेट है और ये कम घनत्व वाला महासागरीय प्लेट है। तो दोनों के टकराने से संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के कारण जो कम घनत्व वाला प्लेट है वह ऊपर उठता है द्वीपीय चाप के रूप में। और ये जो महासागरीय भ्रंश का जो यहाँ पर निर्माण हुआ है तो इसके सहारे ये अधिक घनत्व वाला प्लेट इस कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है, नीचे की ओर सरकता चला जाता है और लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचने के बाद अत्यधिक ताप के कारण, क्योंकि दबाव इस भ्रंश के सहारे कम हो जाता है अपर मेंटल पर, यह पिघलने लगता है और यहाँ से महासागरीय खड्ड से लगभग 200 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी पर यह ज्वालामुखी उद्गार के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। तो जापान द्वीप के पश्चिमी किनारों के साथ जो ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती है उसका यह चित्रण है। इसे आप ध्यान से समझ लें। आगे बढ़ें। अब हम लोग महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित होता है, क्योंकि जो महासागरीय प्लेट होता है उसका घनत्व अधिक होता है और यह पिघल करके धरातल पर प्रकट होती है। जैसे उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वतमाला है और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है, तो इनके पश्चिमी किनारों के सहारे जो ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती हैं वह महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से ही उत्पन्न होती है। तो रॉकी और एंडीज इनके साथ जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं वह महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का प्रमुख उदाहरण है। अब दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों उसे देखते हैं। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे होने वाली ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि यह पेटी हेकला पर्वत से, आइसलैंड के हेकला पर्वत से शुरू होती है, मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग से प्रारंभ होकर के स्कॉटलैंड, कनारी द्वीप, स्पेन, इटली, काकेशिया, हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग के सहारे होते हुए बर्मा तक पहुंचती है और पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंच करके परिप्रशांत पेटी में जा करके मिल जाती है। तो यहाँ जो दो
महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो कौन कौन है इसे आप देखें। यूरेशियन प्लेट है और इससे अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों जाकर के टकराती हैं यूरेशियन प्लेट से। और इस क्रम में ये जो अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट है, इन दोनों का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। तो दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से पाई जाने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं का यह प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ें। अब जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि प्लेटों के बीच में भी कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, इंटरप्लेट वोल्केनोज होते हैं। तो कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं छिटपुट रूप से महासागरीय एवं महासागरीय प्लेटों दोनों पर पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति को विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं प्लेटों के किनारों पर के सहारे संपन्न होती हैं। तो जो प्लेटों के बीच में जो होती हैं उनको विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस संबंध में एक गर्म स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसे हॉट स्पॉट थ्योरी कहते हैं। इसके तहत मान्यता यह है कि गर्म स्थल जो होते हैं वो मेंटल में अचर रूप में स्थित होते हैं, और ये जो गर्म स्थल हैं उन गर्म पदार्थों के द्रव्य जेट या पिच्छक प्लूम्स होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, जहाँ से गर्म तरल मैग्मा ऊपर उठता है तथा क्रस्ट को भेद करके धरातल पर प्रकट होता है। अर्थात ये जो गर्म स्थल है प्लेट के नीचे मेंटल में फिक्स्ड रूप में स्थिर रहते हैं। मतलब वो प्लेट के गति के साथ साथ गतिशील होने के कारण प्लेट के साथ आगे नहीं बढ़ते, वे अपने जगह पर स्थिर रहते हैं। और वहीं से जहाँ जहाँ ये प्लेटें अर्थ क्रस्ट जो है सो कमज़ोर होता है वहाँ पर वे वहाँ से धरातल पर प्रकट होते रहते हैं, और ये प्लेटों के साथ गतिशील नहीं होते। इस प्रकार अचर रूप में मेंटल में स्थित गर्म स्थल जो प्लूम्स होते हैं वहाँ से लावा का प्रवाह स्थल पर होता है, तथा ये लावा प्लेट संचलन के कारण गर्म स्थल से दूर होते जाते हैं। आगे बढ़ें। इसका उदाहरण है महासागरीय प्लेट पर अगर देखें तो हवाई द्वीप, मिडवे द्वीप, इंपेरियर सी माउंट, ये सभी जो है सो कचमटका ज्वालामुखी द्वीपमाला के ही दक्षिण पूर्वी विस्तार हैं, तथा पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक से ये काफ़ी दूर स्थित हैं। इस द्वीपमाला में प्रसुप्त ज्वालामुखी मिलते हैं, जबकि हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। इसी प्रकार महाद्वीपीय प्लेटों पर इसका उदाहरण है कोलंबिया पठार जो यूएसए का है, दक्कन का लावा पठार जो भारत में पाया जाता है। तो यह भी जो है सो इंटरप्लेट वोल्केनो के उदाहरण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब परीक्षाओं में जो भी प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं तो इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आवश्यकता के अनुसार आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित शेष तथ्यों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक धन्यवाद। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।